हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी मीडियम बोर्ड और साथ ही साथ आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बच्चों, जहां पास आप लोगों को मिल जाता है कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन जो आप लोगों को आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल होने में 100% मददगार साबित होती हैं। जैसे कि आपके क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, चाहे वे आपके मेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है कि आप इतनी आसानी के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं कि भैया आपके तो हो जाएंगे बल्ले बल्ले। क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको इन सेशन के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे, देव एजुकेयर के कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे, वो बहुत ही आसान शब्दों में होंगे और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले सेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगले सेशन के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। और वो अध्याय का नाम भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा था, बताया था कि भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले अध्याय के माध्यम से विभाजन मूल्य चतुर्थक का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर के कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में ही अध्याय नंबर 10, जिसका नाम मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूं, विभाजन मूल्य चतुर्थक। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि विभाजन मूल्य क्या होते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से विभाजन मूल्य होते हैं जिसको हमको गणना करनी होती है, और साथ ही साथ उनमें से किसी एक बिंदु पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनको किन किन श्रेणियों के माध्यम से, किन किन रीतियों के माध्यम से, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आखिर उनकी गणना की जाती है, इसके बारे में। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम कि आखिर ये विभाजन मूल्य चतुर्थक की जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें विभाजन मूल्य का क्या आशय है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले आशय कि आखिर विभाजन मूल्य क्या है बच्चों। ठीक है, तो बोला जा रहा है बच्चों कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर या आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को निश्चित भागों में बांटने वाले पद मूल्य को ही क्या कहते हैं, विभाजन मूल्य कहते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास कुछ क्या दिए होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर सारणी दी होंगी बेटा, या आंकड़े आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, और उन्हीं आंकड़ों को क्या कहा जा रहा है कि बराबर बराबर भागों में बांटने की जो स्थिति होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विभाजन मूल्य कहते हैं, यहाँ पास बताया गया है। ठीक है, अब विभाजन मूल्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें हमको ज्ञात करनी होती है उसके बारे में भी बताया गया कि हम विभाजन मूल्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन सा भैया, विभाजन मूल्य, जो आप अभी विभाजन मूल्य पढ़ने वाले हो ना, वो विभाजन मूल्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक तो होता है बेटा चतुर्थक, दूसरा होता है दशमक और तीसरा हो जाता है आपका शतमक। और इन्हीं तीनों श्रेणियों के माध्यम से या इन्हीं तीनों मूल्यों के माध्यम से आप क्या करते हो, चतुर्थक, दशमक और शतमक की गणना करते हो। चतुर्थक की आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस सेशन के माध्यम से, क्योंकि ऐसा है बेटा, चतुर्थक, दशमक और शतमक तीनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आपके समांतर माध्य और माध्यिका के साथ में होता था और बहुलक के साथ में होता था। कौन कौन सी श्रेणियां होती थी, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। ठीक उसी प्रकार से आपके चतुर्थक, दशमक और शतमक को भी क्या किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। और आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चतुर्थक है क्या और चतुर्थक की गणना उन तीनों श्रेणियों के माध्यम से किस प्रकार से की जाती है बेटा। तो आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो हमारा पहला मूल्य है, विभाजन मूल्य है, जो प्रथम विभाजन मूल्य है चतुर्थक, वो क्या है भैया, और उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उसकी गणना करना भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पास बोला गया बच्चों, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर भी 3 बिंदु। कितने बिंदु हैं बताइए, 3 बिंदु या चर मूल्य जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करने का कार्य करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थक कहते हैं। जिससे कि प्रत्येक भाग में आवृत्तियों की संख्या भी समान रहे, उन्हीं को हम चतुर्थक कहेंगे। अब यहाँ पास बोला गया ना कि आपको आरोही या अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर भी 3 बिंदु चर मूल्य, जिसको हम क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करने का कार्य करते हैं, जिससे उनकी आवृत्तियों की संख्या भी समान रहे, उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्थक कहते हैं बच्चों।
ठीक है। अब ये चतुर्थक की गणना भी 3 श्रेणियों में की जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि वो व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित श्रेणी, जैसे कि आपके समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की करते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर चतुर्थक की गणना इन तीनों श्रेणियों में किन किन सूत्रों का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है। तो मैं बता दूं बेटा, एक छोटा सा क्लू दे देता हूं कि आपके जो चतुर्थक, दशमक और शतमक होंगे, सेम आपके माध्यिका के स्ट्रक्चर बेस पे बनता है। बस क्या होता है कि आपके यहाँ Q1, यहाँ n+1 है, और वहां क्या होता था, माध्यिका में 2 होता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके 4 हो जाएंगे। क्यों बस बदला है, और यहाँ बटे का जो हिस्सा है वो बदला है, बाकी सारी चीजें सेम फॉर्मेलिटीज के साथ में हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पास जो सूत्र बताया गया उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Q1 बराबर n+1 अपॉन 4 पद। और क्या बोला गया, Q2 की गणना करते हो आप, ये Q1 मतलब प्रथम चतुर्थक, Q2 मतलब द्वितीय चतुर्थक, और Q3 बराबर तृतीय चतुर्थक की बात कही जा रही है बेटा। ठीक है, तो Q1 से समझ गए प्रथम चतुर्थक, Q2 द्वितीय चतुर्थक और Q3 तृतीय चतुर्थक। 3 बिंदु में बांटने हैं, मतलब Q3 तक ही हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पास क्या बोला गया, n+1 अपॉन 4, जैसे कि आपके माध्यिका में होते थे n+1 अपॉन 2। ठीक, ठीक उसी प्रकार से यहाँ 2n+1 अपॉन 4 Q2 के लिए, 3n+1 अपॉन 4 Q3 के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 3 स्ट्रक्चर है, वो आपके व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में अवेलेबल रहेंगे। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में आप इन सूत्रों का प्रयोग करोगे। ठीक है, और अखंडित श्रेणी के लिए एक अलग सा स्ट्रक्चर बेस है, जैसे कि यहाँ पास आपके माध्यिका में भी होता था n/2, तो यहाँ पास हो जाएगा n/4। ठीक है, तो यहाँ पास प्रथम चतुर्थक के लिए Q1 बराबर n/4 हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थक के लिए Q2 बराबर 2n/4 हो जाएगा, और तृतीय चतुर्थक के लिए बेटा 3n/4 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसमें भी जब आप बनाते हो तो पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो कुछ कुछ और स्ट्रक्चर बेस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इनको हल किस प्रकार से किया जाता है, या प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक की गणना किस प्रकार से की जाती है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के बेस पर। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, बोला गया कि निम्न आंकड़ों से तीनों चतुर्थक ज्ञात कीजिए। अब आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, आपको बोला गया कि इन आंकड़ों की मदद से आपको क्या करने हैं बेटा, तीनों ही चतुर्थक ज्ञात करने हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हमारा कार्य क्या हो जाता है कि इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करने होते हैं। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में ही इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। कितने संख्याएं हैं देख लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पास क्रम संख्या लिख लिया जाए। ये n हो जाएंगे, n बराबर हो गए आपके 15 बेटा। ठीक, अब अवरोही क्रम, मतलब हम क्या करेंगे, सॉरी आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे छोटा पद मूल्य कौन सा दिख रहा है हमको, पहले दिख रहा है 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2। फिर 2 के बाद सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा वाला 7 हो गया क्या, फिर उससे बड़ा कौन है 8, है ना, 8 हो गया सर। अब 8 के बाद कौन सी संख्या आ सकती है बेटा, 8 के बाद ये 12 आ सकते हैं क्या, है ना, फिर 15, फिर कौन आ जाएगा, 15 के बाद कौन आ जाएगा भैया, ये आपकी ये 15 हो गए, ये 20 आ जाएगा। ठीक, 20 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, आपके 22 आ जाएंगे, फिर 25, फिर 26, फिर 28 हो गया, ये 26 भी हो गया, 28 भी हो गया, 25 भी हो गया। ठीक, अब उसके बाद कौन सी संख्या दिख रही है बेटा, ये 35 हो गया, फिर 32, सॉरी ये 32 पहले आएगा, फिर 35 आएगा, ये 32 फिर 35, फिर आपके हो जाएंगे 39, फिर 42 और ये 45 हो गया। इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको व्यवस्थित कर लिए। अब क्या करेंगे, जब हमको तीनों ही चतुर्थक की गणना करने को कहा गया और उनका स्ट्रक्चर हमने देखा अभी अभी कि प्रथम चतुर्थक बराबर होता है Q1 बराबर n+1 अपॉन 4 वा पद।
ठीक, तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप क्या करो मान को रख दो बेटा। n हमने अभी अभी निकाले, n बराबर 15, तो यहाँ लिख लीजिए 15 प्लस 1 अपॉन कितने हो जाएंगे 4, तो यहाँ इज इक्वल टू हो जाएंगे कितने 15 प्लस 1 होते हैं 16, और यहाँ भाग दे दो बेटा 4 से। ठीक है, 4 से आपने भाग दिए 16 को, कितने आंसर आ जाएंगे बच्चों 4, तो यहाँ पास चौथा पद। ठीक है, तो इस चौथे पद में कौन सी संख्या है बेटा, देखो ये चौथा पद, ये 12। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका Q1 बराबर हो जाएगा 12। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जब आप Q2 की गणना करते हैं बेटा, ठीक है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएंगे 2 प्लस यहां पास 15 प्लस 1, भाग दोगे किससे 4 से। देख लीजिए फिर से, ये लो भाई 16 दूनी हो गए आपकी 32, भाग देते हो 4 से। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपकी 32 को आपको भाग देने किससे बेटा 4 से, तो आप कितने हो जाएंगे 4 अट्ठे 32, ये 8वां पद। 8वां पद कौन से कहाँ है भैया, देखिए 8वां पद ये 25, तो Q2 बराबर हो जाएंगे आपके 25। क्लियर। Q3 की याद करेंगे बच्चों, तो Q3 ठीक वैसा ही जैसे आपने Q1 और Q2 याद किए, तो Q3 याद करने के लिए क्या होगा भैया, यहाँ पास लिख लेते हैं 3, n कितने हैं 15, प्लस करने हैं 1 और भाग देने हैं बेटा 4 से, इज इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ पास इंटू ऐसे ही कर ले 16 भागित 4, तो यहाँ पास हो जाएंगे 16 तिया 48 और भाग दे देते हो 4 से। क्या आ जाएगा आंसर, देखिए 12 चौक कितने होते हैं 48, तो ये 12। ठीक है, 12वां पद। अब 12वें पद में कौन सी संख्या है बेटा, देखो क्यों, ये हो जाएंगे Q3 बराबर 12वें पद, ये 12वां पद ये 35, तो Q3 बराबर हो जाएंगे आपके 35। क्लियर। इस प्रकार से आपको क्या निकालने हैं Q1 Q2 और Q3 की गणना आपको करनी है, चतुर्थक की गणना आपको करनी है। ठीक है, अब ये रही बात बेटा, यहाँ पास तो कुछ पॉइंट्स में आया नहीं, अगर इसी की जगह जैसे कि मान के चलिए ये 4 पद आए हैं, 4.25 आ जाए या 4.50 आ जाए या 4.75 आ जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। और एक चीज और है, इसका एक ट्रिक और भी है, कैसे, तो Q1 और Q2 Q3 निकाल रहे हो बेटा, ठीक है, तो आपको यदि इन झमेलों में नहीं पढ़ना है तो क्या करिएगा, आप जैसे कि Q1 निकाले हो चौथा पद, तो Q1 अब आपको क्या निकालने हैं Q2 निकालने हैं, तो Q2 बराबर आप कर सकते हो क्या बेटा 2 इंटू Q1, Q1 कितने निकाले हो चौथा पद, तो 4 यहाँ पास Q1 और भाग दे दोगे क्या किससे, भाग किसी से नहीं देने हैं, तो Q2 बराबर क्या हो जाएंगे बराबर 8, मतलब 8वां पद जो हमने निकाला वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। Q3 के लिए भी वैसा करना, यहाँ पास जैसे 2 किए हो वहां पास 3 कर देना, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इजीएस्ट तरीका है बेटा ये, जो आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल हमने लिए हैं। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है सर, तो आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है और किस तरीके से इसको बनाए जाते हैं, हल किए जाते हैं। बोला गया बच्चों निम्न आंकड़ों से Q1 और Q3 ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि इसमें Q1 भी ज्ञात करने थे, Q2 भी ज्ञात करने थे, Q3 भी ज्ञात करने थे, लेकिन हमको इसमें बोला गया कि आपको Q1 और Q3 की बस गणना करनी है। तो आइए कर लेते हैं भैया, क्या बोला गया Q1 बराबर, अब देखते हैं सर्वप्रथम देखिए कि क्या ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं आंकड़े, तो जी हाँ, ये पहले से जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं बच्चों, जिसको हमको जमाना तो नहीं पड़ेगा, है ना। अब ये कितने आंकड़े हैं या इनकी संख्याएं कितनी हैं उनको काउंट कर लिया जाए ताकि हमको n के बारे में पता लग सके, है ना। तो यहाँ पास काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, मतलब n बराबर हो गए आपके 20, प्लस कितने करने हैं 1 और भाग देने हैं बेटा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएंगे Q1 बराबर 21, भाग देते हो बेटा 4 से, आंसर क्या आएगा बताइए, यहाँ पास 4 पंचे 20,
ठीक है, कितना बच गया, एक जीरो लगा दिए, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, फिर यहाँ पास क्या हुआ 0, 4 पंचे 20, आपका जो आंसर आया 5.5वां पद। अब ये 5.5वां पद इनमें से कहाँ पास स्थित है, किसी को पता है क्या? ये कहीं ना कहीं आपके चौथे पद और पांचवें पद के बीच की संख्या होगी, है ना? किसकी संख्या होगी? चौथे पद और पांचवें पद की बीच की संख्या होगी। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे बेटा, जो हमको लेना है भैया, क्या करेंगे, Q1 बराबर चौथा पद, यहां पास बोला गया पांचवा पद, तो पांचवा पद कौन सा है, ये 18, तो हम ले लेते हैं 18 प्लस यहां पास जो दशमलव की संख्या है उसको लेना है 0.25, ठीक है। अब इंटू किससे करने हैं, तो यहां पास ये कहीं ना कहीं पांचवें पद और छठवें पद की बीच की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास छठवें पद में, ठीक है, छठवें पद में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पांचवें पद को। छठवां पद कौन सा है 19, और माइनस करेंगे किससे बेटा 18, जो हमारा पांचवा पद है, हो गया। तो Q1 बराबर हो जाएंगे 18 प्लस 0.25 इंटू कितने होंगे आपके 19 में से 18 चले गए बेटा 1, तो Q1 बराबर कितने हो जाएंगे 18 प्लस, अब इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर क्या आएगा 0.25 को इंटू करते हो 1 से तो 0.25 ही आएगा बेटा, है ना। तो Q1 बराबर आंसर क्या आएगा 18.25। क्लियर, यही आपका आंसर होगा बच्चों। अब किसी को दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पर देखिए ये किसके पद के बीच की संख्या थी, आपके पांचवें पद और छठवें पद के बीच की संख्या थी, इसीलिए हमने निकाला भैया इन दोनों के बीच की संख्या, और जो संख्या निकल करके आई है वो हुई है 18.25। अब इसी प्रकार से Q3 की गणना करेंगे, तो मैंने आप लोगों को अभी अभी एक फॉर्मेट बताया है ना, कि आप Q3 निकालते हो तो क्या करोगे, जैसे कि Q2 निकालें, तो हम क्या करेंगे Q3, ये लो Q3 बराबर, अब यहाँ देखिए 3, हमको क्या निकालने हैं Q3, तो 3 से इंटू कर दो Q1 को, Q1 कितने निकाले बेटा 5.25, तो 5.25 को जब हम इंटू करते हैं किससे 3 को गुना करते हैं 5.25 से, तो हमारे पास Q3 बराबर आ जाता है बच्चों कितना 15.75, ये हमारा पद होगा 15.75वां पद, ठीक है। अब देखिए ये भी 15.75वां पद, ये कौन कौन से पदों के बीच की संख्या होगी, तो ये बेटा होगी आपके 15वें पद और 16वें पद की बीच की संख्या, ठीक है, कि कौन कौन से 15वें पद और 16वें पद की बीच की संख्या। तो यहाँ पास हो जाएगा 15 नंबर का पद कौन सा है भाई, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, और ये हो गए आपके 15 नंबर में 24 आ रहे हैं, और 16 नंबर में आपके आ रहे हैं 30, ठीक है। तो 15 नंबर का जो पद है वो है 24, प्लस करना है आपको क्या बेटा 0.75, जैसा कि यहाँ पास निकला है, इंटू कितने हो जाएंगे आपके 30 में माइनस हो जाएंगे आपके 24, क्यों 30 में माइनस हो रहे हैं, क्योंकि बड़े पद में आपको छोटे पद को माइनस करने हैं। तो यहाँ पास जो आपका 16वां पद है वो है 30, और माइनस करने हैं आपको 24 जो आपका 15 नंबर का पद है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा Q3 बराबर 24 प्लस 0.75 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 6, हो गया। अब Q3 बराबर 24 प्लस, अब ये 0.75 को इंटू कर दीजिए 6 से, अब क्या करेंगे सर, हमको तो 0.75 इंटू 6 करना नहीं आ रहा है, सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पास क्या करेंगे हम बेटा 0 को भूल जाएंगे, ठीक है। अब 75 का गुना कर रहे हैं हम 6 से, ऐसा ही मान करके चलेंगे, तो देखिए 6 पंचे होता है आपका 30, हाथ में आ गया बेटा 3, 6 सत्ते होता है 42, 42 और 3 कितने होते हैं 45, क्लियर। अब इधर से देखिए कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ था, तो 2 संख्या के बाद, तो आप भी लगा लीजिए 2 संख्या के बाद दशमलव बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा 4.50, तो Q3 बराबर क्या हो जाएंगे बेटा 24 प्लस 4.50, मतलब आपके हो जाएंगे 28.50,
ये आपका Q3 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करते हो, Q1 Q2 Q3 की गणना आप करते हो चतुर्थक जब आप लोग निकालते हो बेटा। ठीक, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमको पूछिए, हम सारी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। यदि कहीं पास आपको दिक्कत है, दिक्कत वाली भी वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2 प्रश्न देख लिए बेटा, अब खंडित का भी देख लेते हैं और अखंडित का भी देख लेते हैं, है ना। खंडित का देखते हैं भैया पहले। तो खंडित के लिए हमने जो एक एग्जांपल लिया है उसमें भी क्या कहा गया कि निम्न सारणी से Q1 और Q3 की गणना कीजिए या Q3 ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक को ज्ञात करने को हमको कहा गया है। ठीक है, हमको सारणी दी हुई है पद मूल्य और आवृत्तियों की, है ना। पद मूल्य और आवृत्तियों की, पद मूल्य कौन कौन से हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90 और 105। आवृत्ति दी हुई है 3, 7, 10, 5 और 3 और 2 और आ गए आपके अंतिम में 5 बेटा फिर से। ठीक है, पद मूल्य लिख लेते हैं भैया, ये 15 हो गए, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75 लिख लिए आपने, फिर 90 लिख लिए, फिर एंडिंग में आपने लिख लिए 105। अब आवृत्ति क्या क्या दी हुई, 3, 7, फिर 10, फिर सर 5, फिर हो गए 3, 2 और ये फिर से 5। अब इनकी संचयी आवृत्ति हमको निकालनी। संचयी आवृत्ति जैसे कि आप लोग क्या करते थे, समांतर माध्य में निकालते थे, माध्यिका में निकालते थे, बहुलक में निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी संचयी आवृत्ति की गणना आपको करनी होगी। तो यहाँ पास हो जाएगा क्या, 3 प्लस हो गए आपके कितने, 7, तो 10 हो गए, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए, 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 और 3 कितने हो गए बेटा आपके, 25 और 3 हो गए 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 और 3 कितने हो गए 35। ठीक है, तो n बराबर हो जाएंगे आपके 35। क्लियर। अब हमको क्या करना है, Q1 और Q3 की गणना करनी है। तो Q1 का सूत्र क्या कहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि यही सूत्र आपके व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में प्रयोग में लाए जाएंगे। तो यहाँ पास Q1 बराबर n+1/4। क्लियर। तो यहाँ पास Q1 n कितने निकाले हैं, 35 निकाले हैं सर, कितने निकाले हैं 35 प्लस 1 भाग किससे देने, 4 से। तो यहाँ पास हो जाएंगे आपके 36 भाग दोगे 4 से। आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा क्या, 9वां पद। अब यहाँ पास देखिए 9वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में शामिल है बेटा, कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है 9वां पद, आपके 10 है ना। यहाँ पास 10 में जो है आपके संचयी आवृत्ति में आ रहा है, तो उसके आगे का पद मूल्य कौन सा है, देखिए 30। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर बेस जैसे कि हमने इनमें करा था कि भैया 9वां पद और 10वां पद देखेंगे, क्योंकि 9वां पद कौन से किसके बीच की संख्या है। अच्छा, एक चीज है ना, जैसे कि हमने क्या किया, Q1 और Q2 Q3 की गणना इसमें करी, तो यहाँ पास जब यहाँ पास आंसर क्या आया, पूर्ण आ गया, कोई पॉइंट्स में नहीं आया, तो हमने उसको आगे हल नहीं करा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपके खंडित श्रेणी में भी आप वैसा ही करोगे, जैसे कि यहाँ पास शुरू में हमने किया था। अगर पॉइंट्स में आता जैसे कि 5.25, ठीक है, तब आप क्या करते, इस स्ट्रक्चर बेस का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पास तो 9वां पद, आंसर सीधा आ गया भैया कि आपका जो Q1 होगा क्या हो जाएगा, Q1 बराबर 30 हो जाएंगे, है ना। यही चीजें हैं बेटा, किसी को दिक्कत नहीं ना है, ओके। अब देखिए Q3 की जब हमको गणना करनी है, तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बेस बताया, क्या, 3 का गुना कर दीजिए जो आपने पहले वाली संख्या निकाली 9वां पद, ठीक है, 9 बराबर देखिए कितना आ जाता है, Q3 बराबर 3 गुणित 9 बराबर हो गया 27वां पद। 27वां पद बेटा कौन से संचयी आवृत्ति में आता है, मेरे को ये बता दीजिए, फिर आपका पद मूल्य निकल जाएगा। आता है सर 28 नंबर की जो संचयी आवृत्ति है उसी में हमारा ये 27वां पद है वो आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो पद मूल्य है 75, तो Q3 बराबर क्या हो जाएंगे आपके 75। क्लियर है बच्चों, इतने आसान शब्दों में बता रहा हूं कि कोई ऐसा आसान शब्दों में नहीं बताने वाला है आपको।
ठीक है। ये हिंदी मीडियम की क्लास है और इतने सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए सारी चीजें बताता हूं कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इससे हम अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते, बल्कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जो भी चीजें आप बता रहे हैं वो सारी की सारी चीजें हमारे माइंड में यहाँ पास क्या हो रही है, सेटल्ड हो रही है, मेमोरी में स्टोर हो रही है। ठीक है। आपको यहाँ अपनी मेमोरी में सारी चीजों को स्टोर करके रखने की कैसे कैसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं बेटा, बस। ठीक है। फिर सारी चीजें आप पढ़ करके भी नहीं जाते हो अपनी परीक्षा में, इन सारी चीजों को अगर पूछा जाए तो आप इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आप लोगों को अखंडित श्रेणी के माध्यम से भी चतुर्थक की गणना करने को कहा जा सकता है। तो आखिर अखंडित श्रेणी के माध्यम से चतुर्थक की गणना किस प्रकार से की जाती है, आइए एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। ठीक है। बोला गया बच्चों, निम्न सारणी से Q3 ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको Q3 बस ज्ञात करने को कहा गया। अब Q3 बस ज्ञात करने के लिए इसीलिए कहा गया बेटा क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा स्पेस कम है और हमको करना था भैया अखंडित श्रेणी को भी समाप्त, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास Q3 की भी गणना करेंगे। ठीक है। और किस श्रेणी में करेंगे, तो अखंडित श्रेणी में गणना करेंगे। तो हमको क्या क्या दिए हुए बच्चों, अंक दिए हुए 0 से 10। क्या दिए, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से 70 से 80 तक दिए हुए हैं, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 हो गया। आई बराबर है 10, वर्गांतर जिसी को हम लोग कहते हैं बेटा। एन कितने हैं ये हमको ज्ञात करने के लिए पहले आवृत्तियों को लिखना होगा, 4 हो गए, 9 हो गए, 6 हो गए। फिर ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा। 21, 12 और ये 8 हो गया। अब क्या करेंगे, एन ज्ञात करने के लिए इसकी संचयी आवृत्ति हमको गणना करनी होगी। तो यहाँ पास हो जाएंगे 4 का 4, 4 और 9 कितने होते हैं बेटा, 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19, 19 और 13 कितने हो गए आपके, 32 हो जाते हैं क्या, कैलकुलेट कर लीजिए। 32, 32 और 27 कितने हो जाते हैं बेटा आपके, 39 और 20 हो गए आपके 59, है ना, 59, 39 और 20 59, और आपके कितने हो जाएंगे, 80, 80 हो जाएंगे क्या, ये 21, 59 और 21 80, 80 और 12 हो गए आपके 92, 92 और 8 हो गए आपके 100। तो n बराबर हो गए आपके 100 बेटा, क्लियर है। अब हमको बोला गया कि Q3 की गणना आप इसके माध्यम से कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप अखंडित श्रेणी में आते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि इसमें +1 करते थे, इसमें प्लस व्लस कुछ नहीं करना है भैया आपको। ठीक है। क्या करने हैं, n/4 करने हैं बस। क्या करने हैं, n/4 मात्र करने हैं। चाहे आप Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो। अगर 2 निकाल रहे हो तो 2 से इंटू कर दो, 3 निकाल रहे हो तो 3 से इंटू कर दो। बस यही तो चीजें हैं बेटा जो आपको समझनी है। ठीक है। तो यहाँ पास 3, एन कितने दिए हुए हैं, 100। ठीक है। भाग किससे देने हैं, 4 से। तो यहाँ पास 3 इंटू 100 हो गए आपके 300, भाग देते हो 4 से बेटा, कितने हो जाएंगे, 4 से भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28, कितने बच गए, 2, 4 सत्ते 28, 30 में से आपके 2 बच गए, यहाँ पास हो गए आपके 0, 0 यहाँ पास थे ना, वही 0, 4 पंचे कितने होते हैं बेटा 20, 75वां पद आपके पास आ रहे हैं। अब ये 75वां पद बच्चों कौन से संचयी आवृत्ति में है ये हमको बता दीजिए। 75वां पद कौन से संचयी आवृत्ति में आ रहा है, जिसके लिए हमको एक स्ट्रक्चर बेस का फिर से प्रयोग करना होता है। वो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप Q1 निकाल रहे हैं तो ये Q1 हो जाएगा, Q2 निकाल रहे हो तो Q2 हो जाएगा, और यदि आप Q3 निकाल रहे हो तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख रखा है Q3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पास जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा Q3 बराबर L1 प्लस I/F इंटू Q3 माइनस C। अब यहाँ पास I कौन सा है, F कौन सा है, Q3 कौन सा है और C कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो कैसे करोगे, जिस संचयी आवृत्ति में आपका ये 75वां पद आ रहा है उसको देखिए, किस में आ रहा है, ये 80 में आ रहा है बेटा, है ना। उसके सामने वाली जो आवृत्ति है उसी को हम कहते हैं F। उसके सामने जो भी आवृत्ति, जिस संचयी आवृत्ति में आपका पद आ रहे हैं उसके सामने वाली आवृत्ति को हम बोलते हैं F। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और जिस संचयी आवृत्ति में आपका पद मूल्य आ रहा है उसके ऊपर वाली संचयी आवृत्ति को बोलते हैं हम लोग बेटा C।
ठीक है। जिस संचयी आवृत्ति में आपका आंसर आ रहा है भैया जो 75वां पद है, उसके सामने वाले जो क्या बोलते हैं भैया वर्गांतर होंगे, उसी को बोलेंगे L1 और L2, मतलब 50 और 60 के बीच आ रही है। ठीक है, तो यहां पास क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू L1, L1 है 50, ठीक है। अब प्लस I कितने हैं 10, F यहाँ पास F जो हमने निकाला है वो 21 है बेटा, ठीक। इनटू Q3 कितने निकाले थे हमने 75, 75 में माइनस कितना करोगे आप 59, कितना माइनस करोगे 59। अब क्या करेंगे Q3 बराबर 50 हो गए प्लस 10 भागित करने 21 इंटू जो भी आंसर यहाँ पास आ रहे हैं बेटा, कितने आंसर आ जाएंगे बताइए, 16 आ रहे हैं क्या, है ना, यहाँ पास 16 बच गए। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना है, ठीक है सर। तो यहाँ पास Q3 बराबर हो जाएंगे बेटा 50 प्लस कितने हो जाएंगे 16 दहम 160 भाग देते हो 21 से, ठीक है। अब इधर कर दूं मैं थोड़ा सा इज इक्वल टू यहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे का आप लोग को दिखाई ना दिया हो, ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक। यहाँ पास कर दिया जाए क्या, ठीक है, यहाँ कर देते हैं सर। यहाँ पास है 50 Q3 बराबर 50 प्लस 160 बेटा भाग करने 21 से, Q3 बराबर हो जाएंगे 50 प्लस भाग कर दीजिए 21 से 160 को। अब 160 तक का हमको पहाड़ा पता नहीं है 21 का, तो क्या करेंगे, दो सत्ते कितने होते हैं, जैसे कि हम लोग बताते चले आते हैं, दो सत्ते होते हैं 14, ठीक। ढाई का संख्या इसलिए 0, एक सत्ते होता है 7, 147 चले गए बच्चों आपके किसमें से 160 में से। एक बार और करके देखिए क्या कि चला जाता है कि नहीं। अगर मैं एक बार और लेके जाता हूँ तो कहीं ना कहीं 160 से अधिक हो जाएगा बेटा, है ना। 8 बार में लेके चलते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा आपके 7 बार में, ये 7 हो गया। अब कितना बच गया देखिए 14 बच जाते हैं क्या आपके, अच्छा 13 बच जाते हैं भैया। 160 में से 147 चले गए, 13 बच गए, इसको 0 कर दिया हमने। अब कितने बार में जा सकते हैं, 6 बार में जा सकते हैं क्या, देखते हैं भैया, हाँ 6 बार में जा सकते हैं भाई, ये दशमलव लगा लिए क्योंकि वहां 0 लगाए थे हमने, है ना। तो यहाँ पास 6 बार में जा सकता है। तो यहाँ पास देखिए 2 छक्के होते हैं 12, ठीक, और एक छक्के होते हैं 6, यहाँ पास हो गए 126, 6 बार में आपके 130 में से 126 चले गए बेटा, बचते हैं क्या 4। अब यहाँ पास हमने 0 कर दिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 7.61, मतलब 57.61 आप लोगों का आंसर हो जाएगा बच्चों, Q3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पास जो चीजें दिख नहीं रही होगी उसको मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप नोट करोगे तो यहाँ पास इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बेटा, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को विभाजन मूल्य चतुर्थक में चतुर्थक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर विभाजन मूल्य क्या होता है, चतुर्थक क्या होता है, और चतुर्थक को गणना करने का जो स्ट्रक्चर बेस है वो क्या क्या होते हैं, और उनको कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे गणना की जाती है, सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्या करोगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सेशन के माध्यम से और भी वीडियोस नए नए तरीके के माध्यम से प्राप्त हो सके, और सबसे पहले प्राप्त हो सके बेटा। तब और आने वाले सेशन के माध्यम से मिलते हैं 10वीं और 7वीं को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।